हेलो नमस्कार, मैं नील सकरवाल कक्षा 12 के सिलेबस डे 48 में आ गए। 4-5 दिन वीडियो जो है वो नहीं डाल पाए, इनको कारण थे, कुछ काम था और कुछ जो पोस्टिंग प्लेस है वो हमारा काफी दूरी पर 1000 किलोमीटर है, तो वहां तक पहुंचने में 2 दिन लग गए। कल रात में पहुंचे, इसलिए आपसे कोशिश करेंगे वीडियोस डेली आए। काफी कमेंट आए थे कि किसी क्लासेस डिस्टर्ब हो रही है या तैयारी जो बीच में गैप आ रहा है, जो क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, तो ऐसा अगर होता है तो किसी कोई ना कोई कारण हो जाता है, उसी वजह से ऐसा हो पा रहा है। बाकी कोशिश ये रहती है कि डिस्टर्ब नहीं हो। अब जो नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपने डे 48 में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा चैप्टर संख्या 5 है अपने राजस्थान बोर्ड का, और इसका तीसरा दिन है यानी 3rd क्लास है इसकी। इसमें हमने विद्युत धारा के बारे में बात कर ली, विद्युत धारा क्या होती है, धारा घनत्व के बारे में बात कर लिया था, धारा घनत्व क्या होता है। उसके बाद फिर अपवन वेग, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अपवन वेग। अपवा वेग भी लिख देते हैं, उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। उसके बारे में मैंने पढ़ लिया था, v d इज इक्वल टू ई ई टो अपॉन m होता है। v d इज इक्वल टू ई ई टो अपॉन m। अब फिर इसमें हमने एक संबंध दिया था विद्युत धारा और अपवन वेग में संबंध, उसी में हमने बात की थी विद्युत धारा और धारा घनत्व में संबंध। और एक बार मैंने बात चैप्टर शुरू किया तब भी शायद बताई थी कि इस चैप्टर में से इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो ज्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं, कोई ना कोई 2 वैल्यूज में रिलेशन पूछ लेते हैं। 1-2 रिलेशन हम और भी पढ़ेंगे इसके अंदर, तो कोई ना कोई उनमें से पूछ लिया जाता है। जैसे अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध हमने पढ़ लिया था, उसमें हमने निकाला था कि अपवन वेग जो है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। फिर धारा घनत्व की बात की थी तो हमने वो भी निकाला था कि अपवन वेग धारा घनत्व के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। अब हम इसमें एक नया टॉपिक लेते हैं, अपवन वेग का विभवांतर के साथ संबंध। अगला जो टॉपिक अपना राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अनुसार वो है अपवहन वेग तथा विभवांतर में संबंध, रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। रिलेशन बिटवीन ई एंड अपवन वेग को वीडी से लिखते हैं, वीडी एंड कैपिटल बी। ध्यान रखना, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, कैपिटल बी पोटेंशियल है। देखो जब भी हमें संबंध निकालना है, बेसिकली संबंध का मतलब होता है हमें एक ऐसी इक्वेशन जो बनानी है जिसके अंदर जो जिन वैल्यूज में संबंध दे रहे हैं वो दोनों वैल्यूज एक ही इक्वेशन में आ जाए। उससे पहले हम अलग अलग वैल्यूज के बारे में पढ़ चुके होंगे, उन्हीं का ही हमें क्या करना, डायरेक्ट यूज करना है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो है वो थोड़े से मुश्किल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अपने को उनके रिजल्ट्स याद नहीं होते और हमें यूज करने पड़ते हैं डायरेक्ट रिजल्ट्स। इसलिए इस चैप्टर में आपको रिजल्ट्स जो है वो जो भी हमने डेराइव किया, जैसे हमने अभी लिखा ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे जो फॉर्मूला पढ़ेंगे धारा घनत्व J = I अपॉन A, ये हमें पता होना चाहिए। तो जिसका डायरेक्ट यूज करना है वो जो है वो बातें हमें पता होनी चाहिए और उनका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अब हमें ये देखना है कि किसमें रिलेशन निकालना है, VD में निकालना है और B में निकालना है। तो आप कोई भी एक इक्वेशन लेकर चल ले और फिर उसके अंदर जो भी सिंबल्स आए हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो जिससे रिलेशन निकालना उसके साथ रिलेट रखती है, तो फिर हम उसका यूज हमें करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें देखें तो हम बी भी लेकर चल सकते हैं, जो चीज आपको ध्यान रहे समझ में वो चीज आप ले लो। जैसे बी लेकर चले तो बी का रिलेशन ई के साथ होता है, विद्युत क्षेत्र के साथ, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में विद्युत क्षेत्र आता है तो उसकी वैल्यू वहां से पुट कर देंगे। या अपवन वेग के सूत्र से अपवन वेग से क्या होता है, अपवन वेग Vd इज इक्वल टू ई ई टो अपॉन m। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट अपने पास। अब देखो, अब E तो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो है वो रेस्ट टाइम में विश्रांति का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन E जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका रिलेशन है V के साथ, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वो क्या है, E व V में संबंध हम पहले बात कर चुके हैं, काफी बार लिख चुके पिछले चैप्टर में भी, उससे पिछले में भी संबंध से। तो E इज इक्वल टू होता है V अपॉन L। V अपॉन D लेते हैं, D फॉर डिस्टेंस। यहाँ हम इसमें कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तार की बात करते हैं, चालक की, तो उसमें लंबाई लेते हैं L, लेंथ लेते हैं। तो E की जगह क्या पुट कर देंगे, V अपॉन L पुट कर देंगे।
तो बाय इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, Vd इज इक्वल टू ई टो अपॉन एम एज इट इज, और आपको क्या पुट करना है, ई की जगह पुट कर दे V अपॉन एल। तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है कि Vd जो है वो आगे रिलेशन है, Vd जो है वो किसके समानुपाती होता है, V के समानुपाती। कहां तक सोल्व करना है, हमें जो वैल्यू रिलेशन लाना है वो अगर वैल्यू आ गई उसके अंदर, इसका मतलब कंप्लीट हो गया। इक्वेशन 2 जो है वो इसमें संबंध को व्यक्त करती है, और संबंध क्या है, Vd जो है, अगर आपसे रिजल्ट पूछा जाए कि संबंध क्या होता है, तो Vd जो है अपवन वेग के समानुपाती होता है, अपवन वेग सॉरी इसके विभांतर के समानुपाती होते हैं। अतः अपवन वेग विभांतर के समानुपाती होता है। ये तो गैस के रिलेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं आगे। इसके अंदर आगे टॉपिक है ओम का नियम। वैसे तो सिंपल सा टॉपिक है, ओम का नियम कक्षा 10 में आता है ये, लेकिन हम इसे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लेंगे, उनकी बात करेंगे, वो अपने काम आएंगे। यहाँ ओम का नियम वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा क्या बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा ये तो, क्योंकि ये 12th लेवल की कोई इसमें कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है, V समानुपाती आई होता है, V बराबर आई आर होता है। लेकिन हम इसमें से कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकालेंगे जिनमें कुछ बेसिक बातें आएंगी, वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट होंगे। और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, और इससे प्रतिरोध से रिलेटेड एक दो बातें करेंगे हम, ये कार्बन रजिस्टर्स वगैरह, और उनमें प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात किया जाता है वो पूछ जाएंगे। तो बेसिकली ये सारी बात प्रतिरोध से शुरू होती है, तो प्रतिरोध ओम के नियम से लिया जाता है, इसीलिए हम इस ओम के नियम को पढ़ रहे हैं, बाकी कोई ज्यादा औचित्य नहीं है इस बात का। तो ओम का नियम क्या होता है, सिंपल सी परिभाषा है कि किसी भी चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है, और जो विभवांतर है वो उसमें प्रवाहित की गई धारा के समानुपाती होता है। तो बाय ओम्स लॉ वी कैन से V is directly proportional to I and V is equal to I into R। बस ये इतनी सी बात है, ये ओम का नियम है। अब यहाँ देखिए क्या बात, आर V पता है पोटेंशियल, V है, I जो करंट है, R जो है वो चालक का प्रतिरोध है। तो यहाँ R जो क्या लेते हैं, समानुपाती नियतांक लेते हैं, नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो इसके अंदर से बात करें तो इस R की वैल्यू क्या होगी, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन I। मात्रक देखें तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पीयर, ये इसका मात्रक होता है, लेकिन ओम ने इसके बारे में बताया, इसलिए इसका मात्रक भी ओम के नाम से ओम ही लेते हैं, और इसका जो सिंबल है वो ये होता है। ये बातें सभी को पता होंगी, ज्यादा विशेष बातें नहीं है। R इज इक्वल टू V अपॉन I, और ओम इसका मात्रक है। अब यहाँ से देखें तो इसका ग्राफ से पिछले साल 2018 में इसमें से क्वेश्चन आया था, एक ग्राफ में से किस प्रकार से आया था, पहले ग्राफ बना लिया। V समानुपाती आई है, तो समानुपाती ग्राफ कैसे होता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है जो ओरिजिन से जाती है मूल बिंदु से। इसका मतलब क्या है, समानुपाती का मतलब समान अनुपात में परिवर्तन, एक वैल्यू को इंक्रीज करेंगे दूसरी भी इंक्रीज होगी, और एक को डिक्रीज करेंगे तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। तो एक पर हम V ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर I ले लेते हैं, तो V समानुपाती क्या है, I है। हर पॉइंट पर वैल्यू बढ़ेगी। अब इसमें से देखें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एक नंबर में आ जाता है, इससे ज्यादा में नहीं आता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे इस तरह से दे दें कि जो आया था वो क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि 0 लिखा था यहाँ वैल्यू मैं अंदाजे से ले रहा हूँ, एक्चुअली मेरे को पता नहीं है, लेकिन पैटर्न यही था क्वेश्चन का। जैसे यहाँ भी ले रहे हैं तो यहाँ दे दिया 20, 40, 60, 80। पी किस में है, वोल्ट में है, वोल्ट में है, या इसका इसकी वैल्यू दे दी 10, 20, 30, 40। इसमें ये एम्पियर में है, जो क्या है, करंट है। अब इसमें क्या देंगे, इस तरह से वैल्यू दे देंगे।
इस तरह से क्वेश्चन आया था, इस तरह ग्राफ को शो किया गया था उसके अंदर। अब ये पूछा गया था दिए गए चित्र में चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब चालक का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करें इसमें, अब उसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखी भी, वोल्टेज इतना करंट इतना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो आप क्या करें, इसके अंदर कहीं से भी कोई भी वैल्यू आप अपने मर्जी से ले सकते हैं। जैसे अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर अगर करंट का मान 10 एम्पियर ले रहे हैं तो उसके संगत वोल्टेज कितना है। ये नहीं है कि करंट 10 एम्पियर ले लें और वोल्टेज 40 एम्पियर ले लें। आपको ये देखना है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट दे रखे हैं, इसमें किसी भी पॉइंट से आप इसमें सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए से सोल्व कर रहे हैं बिंदु ए के अनुसार, तो हमने तो इस बिंदु के अनुसार सोल्व करने को देख रहे हैं। तो यहाँ से V की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 20 वोल्ट, और I की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 10 एम्पियर, और प्रतिरोध की वैल्यू हमें पता है V/I होती है। तो 20/10 बराबर क्या आ जाएगा 2 ओम, यानी चालक का प्रतिरोध कितना है 2 ओम है। अब कोई जरूरी नहीं है यहाँ से करें, आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, बस सिंपल से इतना ध्यान रखना कि जो पॉइंट आप लेकर चल रहे हैं उसी पॉइंट के संगत वोल्टेज लेना है, उसी पॉइंट के संगत करंट लेना। जैसा कि ग्राफ में ऐसा करते हैं कि कोई पॉइंट है तो उसको देखना, एक्स एक्सिस पर देखना उसकी वैल्यू तो इधर आएंगे, वाई पर देखना तो इधर आएंगे। अगर ये पॉइंट नहीं भी लगे तो भी आप इन्हें निकाल लें, अनुपातिक रूप से सही तरीके से ग्राफ बड़ा होगा तो आप मिलाएंगे तो बिल्कुल वहीं पहुंचेंगे। दूसरी बात, अगर कोई मान लो इस बिंदु के अनुसार सी के अनुसार सोल्व कर रहे हैं तो बिंदु सी के अनुसार सोल्व कर लो आप। बिंदु सी से V = क्या आ जाएगा, सी के सामने देखें तो कितना है 60 वोल्ट, और करंट का जो मान है वो कितना है I = 30 एम्पियर। तो वैल्यू क्या आएगी R = V/I, और कितना हो जाएगा 60/30 बराबर कितना 2 ओम। तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहां से करेंगे तो अलग आएगा, क्योंकि समानुपाती का मतलब ही यही है कि जो वैल्यू है वो समान रूप से ही चेंज इसमें होगा, इसलिए रिजल्ट भी क्या आएगा सेम आएगा। तो आपको ये भी नहीं है कि 5 बिंदु दे दिए तो 5 बार सोल्व करना है, ऐसा नहीं है। सोल्व आपको एक ही बार करना है, वो आपकी इच्छा है, आप किस मान से सोल्व कर रहे हैं, ये कर लिया तो बस इतना ही करना है। ऐसा जो क्वेश्चन बिफोर लास्ट ईयर पूछा गया था ओम के नियम से संबंधित बात। अब आगे इसमें देखते हैं आगे बात ओम का नियम से संबंधित। अब इसमें एक बात आ गई प्रतिरोध। प्रतिरोध जो है वो सबसे पहले बात करेंगे प्रतिरोध किस किस बात पे निर्भर करता है। फिर इसमें ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस, ओमीय और अनोमीय युक्तियां क्या होती हैं। सबसे पहले लेते हैं प्रतिरोध की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टर्स, कि प्रतिरोध किस किस बात पे निर्भर करता है। देखो प्रतिरोध का जो मान है वो 2 बातों पर निर्भर करते हैं, एक और चालक की लंबाई, दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है, उसका रिजल्ट क्या है। प्रतिरोध का जो मान है चालक का प्रतिरोध वो लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ये हम कोई चालक अगर मान लेते हैं तो ये तो हो गया इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और ये हो गई इसकी लंबाई L। तो यहां से R का जो मान है प्रतिरोध का मान लंबाई के समानुपाती होता है, और प्रतिरोध का जो मान है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या होगा, तार जितनी लंबी होगी उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। इस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा ये बाद में बात करेंगे। तार की लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, और तार का क्षेत्रफल अगर ज्यादा है तो प्रतिरोध
कम हो जाएगा। इसका मतलब मोटाई कह सकते हैं, ये क्या होगी, इसकी मोटाई है, तार मोटा है तो प्रतिरोध कम होगा, लंबाई ज्यादा है तो इसका जो प्रतिरोध है वो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों समीकरणों से देखें 1 व 2 से, तो क्या रिजल्ट आते हैं, इससे रिजल्ट आते हैं आर जो है वो समानुपाती है L/A की। अभी भी इसमें देखें तो सामने लिखा समानुपाती है और ए व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ से समानुपाती का सिंबल जब हम हटाते हैं तो इक्वल का सिंबल आता है और साथ में कांस्टेंट आता है, वो आ गया रो। ये बात इसके अंदर अभी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से शुरू हो जाती है, जो आगे की हमें बात करनी है कि ओम के नियम में क्या बात महत्वपूर्ण है, वो यहाँ से शुरू होती है। यहाँ रो क्या है, रो एक नियतांक है, समानुपाती नियतांक लिया हमने, रो समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। यहाँ रो एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसके लिए आप एक दो बातें जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, वाइवा में ये चीज जरूर पूछी जाती है, प्रैक्टिकल एग्जाम हो गए हैं 12 के, कि प्रतिरोधकता में बहुत लगभग मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि प्रतिरोधकता बेसिकली है क्या। इसके बात करेंगे और इसके रिजल्ट तक जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अभी मैं कुछ बातें इसमें बताता हूँ। तो यहाँ से इस समीकरण से एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि रो का अगर मान निकालें तो उसका मात्रक क्या आएगा और उसकी परिभाषा क्या आएगी। समीकरण 3 से पहले वो बात करते हैं। रो इज इक्वल टू क्या देगा, RA/L, ये इधर आ जाएगा, L इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका मात्रक आ गया ओम मीटर स्क्वायर अपॉन लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट गया और इसका मात्रक आ गया ओम इंटू मीटर, ये तो इसका मात्रक। अब प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करती है। पहले तो आप लिख लेते हैं, प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब ये प्रकृति वर्ण का मतलब आप जरूर ध्यान रखिए, प्रकृति क्या है, नेचर। अभी बात करते हैं प्रकृति क्या है। अब देखो रो इज इक्वल टू आ गया RA/L। इस फॉर्मूले को बेसिकली जिस तरीके से हम देखते हैं, इस फॉर्मूले को आप कभी भी उस तरीके से ना देखें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें तो हमने देख लिया कि R के सामने L लिखा है तो L समानुपाती हो गया और A व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ठीक है। इसका मतलब प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। अब कोई देखे भाई इसमें भी सामने लिखा है R, तो R ये A सामने लिखा है तो A के समानुपाती हो गया और L के व्युत्क्रमानुपाती। अगर ऐसा कोई देखता है या इसके अकॉर्डिंग बढ़ता है तो ये गलत है बिल्कुल। इस बात पे आप बिल्कुल रहेंगे कि रो क्षेत्रफल के समानुपाती या लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, ऐसा नहीं है। यहाँ जबकि हम यहाँ लिख चुके हैं ये बात कि रो एक समानुपाती नियतांक है जो चालक का विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं इसे, और ये किस पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति में निर्भर करता है। और प्रकृति का मतलब क्या है, प्रकृति का मतलब है कि जो वैल्यू हमें दिखाई नहीं देती है चालक के अंदर, यानी जो इसके इंटरनल मैटर है उसको उसका नेचर कहते हैं। उसकी हम बात करेंगे क्या है इंटरनल मैटर। अब पहले से ये बात करते हैं कि इस पे निर्भर नहीं करती है, किस पे निर्भर नहीं करती है, क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करती है और लंबाई पे निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोधकता चालक की भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिरोधकता चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब है जो हमें दिखाई देता है उनको भौतिक अवस्थाएं कहते हैं। जो दिखाई देता है देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं हम, लंबाई दिखाई देती है चालक की कितनी लंबी है और उसका अनुप्रस्थ काट दिखाई देता है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। ये बात आप जरूर ध्यान रख लें।
क्योंकि जब आपसे ये पूछे प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, तो जैसे आर का फॉर्मूला देख के हम बता देते बीएल सामने लिखा तो समानुपाती है और ए डिवाइड लिखा तो व्युत्क्रमानुपाती है। तो फिर क्या करते हैं, प्रतिरोधकता के बारे में पूछा जाए तो इसका भी फॉर्मूला देख के बताते हैं, इसका उल्टा हो गया, यानी एक ऐसा नहीं है। प्रकृति का मतलब है कि वो पदार्थ किसका बना है उस पर निर्भर करता है। इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन ये कह दिया जाए कि एक चालक की लंबाई को दुगुना करते हैं तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दुगुना करते हैं तो प्रतिरोध तो लंबाई के समानुपाती है तो प्रतिरोध तो दुगुना हो जाएगा, लेकिन प्रतिरोधकता का मान लंबाई के और क्षेत्रफल के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती कुछ नहीं है, यानी इन पे निर्भर नहीं करता है। इसलिए आप करेंगे प्रतिरोधकता का मान लंबाई पे निर्भर नहीं करता है, तो जितना पहले उतना ही रहेगा। कब बदलेगा, जैसे मान लो तांबे की तार आपके पास, अब वो तांबे की तार की जगह चांदी की तार लगाते हैं, तार ही बदल दें तो प्रतिरोधकता बदलेगी। यानी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसकी प्रकृति का मतलब है वो किस पदार्थ का बना हुआ है। अब पदार्थ चेंज होगा तो उसमें क्या क्या चेंज होगा, उसके इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज होगी, दूसरा एन का मान, और दूसरा उसके विश्रांति काल चेंज होगा। तो जो हमने लिखा था कि विश्रांति का मतलब इलेक्ट्रॉनों के मध्य टक्करों के जो बीच का समय है वो चेंज होगा, उस पर डिपेंड है, उसको हम सिद्ध करेंगे आगे अगले टॉपिक में। तो अभी आप इसको क्या बात ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलते हैं इसमें से, लगभग ये हर साल ही पूछ लेते हैं। अगर बाई चांस एक साल ये छोड़ जाए तो नेक्स्ट ईयर तो कंफर्म आते ही आता है इसमें से क्वेश्चन। आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखोगे तो आपको 4 या 5 बार आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है कि x का मान इतने ओम है, y का मान इतने ओम मीटर है, दुगुना कर दिया, इसका लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर कि चालक का जो रो है वो उसको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ये मान केवल प्रकृति में निर्भर करता है। प्रकृति को अगले टॉपिक में डिटेल से हम बात करेंगे। प्रकृति का मतलब आप ये समझ लें कि इंटरनल जो मैटर है पदार्थ का उस पर डिपेंड करेगा, यानी जो दिखाई दे रहा है, प्रकृति का मतलब है जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है, अंदर जो पदार्थ के अंदर क्या है उसकी स्थिति क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब न तो क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा, इस बात को मतलब कि प्रतिरोधकता का मान क्षेत्रफल पे और लंबाई पे कभी भी निर्भर नहीं करता है। अब कोई कहते हैं कि क्वेश्चन इसके दे दिए जाते हैं तो 10वीं की किताबों में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कंफर्म मिलेंगे 2-3, और 12वीं की में भी कभी भी डाल देते हैं। तो वो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर आपको इनकी वैल्यूज दे दी जाए तो उनका मान रख के भी आप इसका मान बता सकते हैं। भाग प्रतिरोध का मान भी आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ए का मान क्यों रख दिया उसमें तो निर्भर ही नहीं करता है। इन मानों की सहायता से, क्योंकि ये तो एक गणितीय समीकरण है, ये जब अगर आपको ये सारे 3 मान कोई भी दे दे तो चौथा मान उसमें से ज्ञात किया जा सकता है। आर दे दे, रो दे दे और ए दे दे तो एल ज्ञात कर लेंगे, ए इधर आके गुणा हो जाएगा, रो इधर आके भाग में आ जाएगा। वैसे ही इसी में रो का मान पूछ लेते हैं तो बाकी 3 मान दे दें तो इस फॉर्मूले का यूज किया जा सकता है, वो गलत नहीं है। लेकिन प्रतिरोधकता का मान, फिर 5वीं बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रतिरोधकता का मान न तो क्षेत्रफल पे निर्भर करता है और न ही लंबाई पे निर्भर करता है। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी से रिलेटेड जो है इसमें क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है इस तरह से दिया जाता है क्वेश्चन इसमें कि x बराबर 4 ओम तथा y बराबर 12 ओम मीटर है, या इसका मान कुछ भी दे दे, ऐसे देते हैं 8.4 गुणा 10 की पावर -3 ओम मीटर, तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी वैल्यू दी गई है, ओम मीटर है। यदि इस चालक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो x व y के मान क्या होंगे। ये क्वेश्चन जरूर महत्वपूर्ण है इसके अंदर और बहुत महत्वपूर्ण है। अब पहले तो यहाँ ये दिक्कत आती है कि कुछ लिखा ही नहीं है इसके अंदर, तो है क्या ये, तो आपको क्या देखना है,
एक्स और वाई दे दिया तो आपको क्या बताएंगे, अगर कोई वैल्यू आपको समझ में नहीं आ रही तो मात्रक बता देंगे। अगर ये लिखा कि करंट धारा है और ये लिख दिया कि इसमें 5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है तो वो धारा ही प्रवाहित हो रही है, एम्पियर लिख दिया। वोल्ट लिख दिया तो वोल्टेज ये भी हो रही है। वैसे यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या है, यहाँ एक्स को क्या है, ये बात ध्यान रखिए, प्रतिरोध है, और वाई क्या है, प्रतिरोधकता है। इसका मतलब एक्स को क्या है, आर है, और वाई क्या है, रो है। अब हमें ये देखना है कि क्या चेंज किया गया, चालक की लंबाई को 2 गुना किया गया है। चालक की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो एक्स और वाई के मान क्या होंगे। लंबाई को 2 गुना करते हैं तो देखो हमें दोनों के मान बताने, यानी एक्स का मतलब प्रतिरोध का बताना, वाई का मतलब प्रतिरोधकता का बताना। तो हमें पता है प्रतिरोध तो लंबाई के समानुपाती होता है, इसलिए प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिरोध आर जो है वो क्या होता है, लंबाई के आर समानुपाती एल, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देते हैं एल होता है। अतः अब देखो अगर हम बस कार्ड भी कह देते तो फिर उसके अनुसार हमें सोल्व करना पड़ता। तो कैसे सोल्व करना पड़ता, तो हम ये ले लेते कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, और ये R का मतलब X, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 ओम है। अब आपको क्या कह दिया कि L जो है वो चेंज हो गया, कितना हो गया, 2L हो गया। अगर यहाँ प्लस कार्ड भी दे देते, मान लो आधा कर दिया गया तो ये को A/2 रख देते, नहीं कहा गया है कुछ भी चेंज करने को तो नहीं करेंगे। अब देखो किसी वैल्यू में अगर चेंज करेंगे तो उसका उत्तर भी चेंज होगा, यानी x अब x नहीं रहेगा, बदलेगा। इसलिए मान लेते हैं क्या हो गया, x डैश हो गया। तो कितनी वैल्यू आ गई, l की जगह 2l रख दें, रो 2l अपॉन a। तो आप रो l अपॉन a तो ऐसा कैसा रहने दें और 2 रख दें, और ये जो मान है वो किसका है, रो l अपॉन a, ये किसका मान है, RC का मान है 4। तो इसकी जगह क्या रख दें, 4 रख दें, 2 गुणा 4 ओम। तो कितना हो गया ये 8 ओम। यानी पर्टिकुलर सिस्टमेटिक करें तो ये तरीका है जिसके अंदर बिना इनके भी दे दिया जाता है, किसी चालक की लंबाई को 3 गुणा कर दें, प्रतिरोध को आधा कर दें या 2/3 कर दें। तो जैसा चेंज आ गया वैसा चेंज उसके अंदर अप्लाई कर दो, और जिस टॉपिक से इक्वेशन पूछा गया है उस टॉपिक की जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और उसका मान चेंज जो रिजल्ट है उसमें पुट कर दो, फिर परिवर्तित मान आपके पास आ जाएगा। अब दूसरी बात इसके अंदर पूछी गई है, प्रतिरोधकता का मान भी याद करो। अब आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि प्रतिरोधकता का मान केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये बात आप चाहे तो लिख दें, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसका वाई का मान जरूर लिखना है। तो इसका मान न तो ए पे निर्भर करता है, नहीं एल पे निर्भर करता है, दोनों पे निर्भर नहीं करता। इसका मतलब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको क्या लिखना है, चालक का प्रतिरोध, चालक की प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। किस पर करती है, चाहे तो लिख सकती हैं, किस पे करती है, प्रकृति पे करती है, तो लिख सकते हैं प्रकृति पे निर्भर करती है। अतः वाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब y बराबर क्या आएगा, y बराबर जो दे रखा है वही आप उत्तर में लिख दो, ये दे रखा है तो ये ही होगा। इस तरह की न्यूमेरिकल इसमें से पूछ लिए जाते हैं, और फिर अगर सिंपल देते हैं भी आपको वैल्यू दे दी तो प्रतिरोध पूछा तो उसका मान निकाल लो, प्रतिरोधकता पूछिए तो उसका मान निकाल लो। एक बात और छोटी सी इसमें बात कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर कि प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। अगर ऐसे पूछ लेते हैं प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए तो कैसे परिभाषित करेंगे, वो भी बात कर लेते हैं। प्रतिरोधकता, देखो प्रतिरोधकता को प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे, रो इज इक्वल टू क्या है, आर ए अपॉन एल। अब यहाँ क्या करें, इसको डिफाइन करने के लिए भी लंबाई और क्षेत्रफल तो कितना भी हो सकता है, इसलिए उसको हम निश्चित कर सकते हैं भी हम अपनी मर्जी की मोटाई की तार बना लें, अपनी मर्जी की लंबाई की तार रख लें, तो उसके अनुसार इसको परिभाषित कर दिया जा सकता है। और उसके लिए क्या लें, यदि
बराबर दोनों वैल्यू बराबर ले लिया। बराबर तो कितनी की हो सकती है, ये 2 मीटर स्क्वायर हो सकता है, ये 2 मीटर हो सकता है, लेकिन अगर मिनिमम लें तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 मीटर स्क्वायर और l इज इक्वल टू 1 मीटर। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक, मीटर लंबाई का मात्रक। तो समीकरण 1 से क्या आएगा, तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r आ गया। ये ही आपको इसकी परिभाषा के रूप में बताना है, यानी प्रतिरोधकता को परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो प्रतिरोधकता को प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब इसकी परिभाषा यहीं से बन जाएगी। ऐसी एक दो परिभाषाएं और भी आएंगी, इसीलिए जब भी परिभाषित करना हो तो आप कोई भी फॉर्मूला है उसी के रूप में हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। जैसा हमने उसमें चेंज किया है वैसा उसमें अप्लाई करते हैं। कैसे चेंज किया, इसमें क्या किया हमने, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर और लंबाई 1 मीटर। तो क्या कहते हैं, यदि किसी चालक की, यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान 1 मीटर स्क्वायर हो, तो चालक का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। तो जैसा हमने लिखा है वैसे ही इसकी परिभाषा बढ़ा दो जो अप्लाई हमने किया है। तो प्रतिरोधकता को प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तब तक आप इसको रिवाइज कर लें। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में डाल दें। चैप्टर 1 की हम प्रॉब्लम क्लास कर चुके हैं और अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम क्लास लेंगे वो 2-3-4 दिन के बाद लेंगे, अभी तो नहीं हो पाएगी, बाद में लेंगे। तब उसमें चैप्टर 2 की प्रॉब्लम क्लास लेंगे। तो चैप्टर 2 के लिए काफी बच्चों के कमेंट्स आ चुके हैं। बाकी जिनको भी प्रॉब्लम हो वो एक बार फिर रिवाइज कर लें जो क्लासेस दे रखी हैं। इसके अंदर प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो उसके अंदर चैप्टर 2 गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन के नाम से, तो उसके अंदर आप प्ले लिस्ट में देख ले गॉसेस लॉ के, तो वहां आप एक बार रिवाइज कर लें। जो भी दिक्कतें हैं वो उसी प्ले लिस्ट की किसी भी वीडियो के अंदर आप उसमें कमेंट में डाल दें, वो देख लिया जाएगा और आपको जो प्रॉब्लम क्लास होगी तो उसके अंदर क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी जो बातें इसकी डिटेल हमने अभी बात की थी प्रकृति के बारे में, तो इसकी बात हम कल फिर करेंगे। तब तक आप पढ़ें।